हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। आज की हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को आज हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जैसा कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के बताए गए, इसके पहले वाले में प्रकाश का क्या होता है परावर्तन, उस प्रकार को हमें पढ़ा गया और आज हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में क्या था, जब प्रकाश की किरणें अगर हम आपतित कराते हैं किसी पारदर्शी माध्यम में तो उसमें अधिकांशतः प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में हमने कुछ इस प्रकार का बताया कि ये देखिए, अगर ये कोई पारदर्शी माध्यम है और इसके बाद क्या किया जाए, इसमें कोई एक प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाए तो प्रकाश की किरणें जब आपतित कराई जाएंगी किसी बिंदु पर, प्रकाश की किरणों का जब आपतन होगा तो ये क्या होंगी, अधिकांशतः प्रकाश की किरणें इसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तो ये होती है प्रकाश के आने की घटना, जिसे आपतित किरणें कहते हैं। और ये परावर्तित हो जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें। जैसे कि यह एक पारदर्शी माध्यम है, हम जानते हैं कि कोई अगर कांच का टुकड़ा लिया जाए, जैसे ये कोई कांच है, तो अगर कांच को लिया जाएगा तो कांच के आर पार दिखाई देगा। और जैसे कि बताया गया था प्रकाश के परावर्तन में कि अगर उसमें प्रकाश डालें तो प्रकाश हमें बाहर की ओर यानी परावर्तित भी दिखाई देता है, और उसके बाद अंदर की ओर यानी दूसरे माध्यम में भी प्रकाश जाता हुआ प्रतीत होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर कांच के टुकड़े को अगर हम लेते हैं और उस पर प्रकाश डालते हैं तो कुछ प्रकाश वापस लौट जाता है और कुछ हमें दूसरे माध्यम में दिखाई देता है। यानी इसके कांच को अगर लिया जाता है तो उसके दो माध्यम होते हैं। जैसे एक कागज़ का टुकड़ा अगर लिया जाए, ये कागज़ का टुकड़ा अगर लिया जाए तो इसमें हम देख रहे हैं, अगर ये कहा जाए एक कांच का टुकड़ा है, ये कागज़ है, तो ये देखिए इसके ऊपर का पार्ट जो है वो पहला माध्यम है, इसके नीचे का पार्ट जो है ये देखिए इधर का पार्ट एक पहला माध्यम हो गया और इधर का पार्ट क्या हो गया, दूसरा माध्यम। तो अगर प्रकाश की किरणें किसी कांच में आपतित कराई जाएंगी तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरणें वापस लौट जाएंगी और कुछ प्रकाश की किरणें हमें इस प्रकार दिखाई देंगी। तो जो वापस लौट जाती हैं उसी माध्यम में, उसे हमने कहा कि वह प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है या वह घटना प्रकाश के परावर्तन की है। और जो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में लौट जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखेंगे, यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें क्या करना है, एक पारदर्शी माध्यम लेना है और इस पारदर्शी माध्यम में क्या करना है, जब प्रकाश की किरणों को आपतित कराएं तो यह क्या होना चाहिए, दूसरे माध्यम में वापस चली जानी चाहिए। तो हमें अब की बार दूसरे माध्यम में, यानी कि प्रकाश की किरणें लौट तो जाती हैं लेकिन हमें यहाँ पर देखना कि जो यहाँ पर आती हैं, जो दूसरे माध्यम में लौट जाती हैं, उन किरणों को क्या कहते हैं, उन किरणों को कहते हैं अपवर्तित किरणें। अपवर्तित किरणें। और जो किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं उन्हें बताया ही गया क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें। तो यहाँ एक अभिलंब डाला जाता है जिसे MN कहा जाएगा और इसके बाद इसके बीच में एक आपतन बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन होता है उसी माध्यम में लौट जाने पर और दूसरे माध्यम में निकल जाने पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आइए प्रकाश के अपवर्तन की पहले कुछ घटनाएं देखें, इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन को किस प्रकार से नोट्स में लिखना है वह बताएंगे। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश हमेशा यहाँ बताया जा रहा है कि सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात अगर प्रकाश की दिशा इस प्रकार से है तो एकदम सीधी रेखा किरण होनी चाहिए। अगर यह एक मान लिया जाए कि पारदर्शी माध्यम है और प्रकाश यहाँ से आपतित कराया जाए तो प्रकाश इस प्रकार से गमन करना चाहिए, यानी ये क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। प्रतीत होने का मतलब है कि आभास करें कि वह दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की किरणें पहुँच हुई। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, प्रकाश क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हो गया कि ये देखिए, अगर ये एक पारदर्शी माध्यम लिया जाए तो ये ऊपर का एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। तो यहाँ से एक पारदर्शी माध्यम से अगर इधर निकल रहा है तो क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करता है तो क्या होता है, हमें बताना है कि जब यहाँ से इधर माध्यम में आए तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है, हमें बताना है कि क्या अगर यह इधर पहुंच जाता है तो क्या अब भी यह सरल रेखा में चलता है, यानी क्या अब ये भी सीधी रेखा में चल सकता है, यही घटना हमें समझनी है। तो यहाँ पर
देखेंगे कि किस प्रकार से यह होता है। तो इसके बाद कहा गया कि यह अपनी दिशा बदल देता है या दूसरे दिशा में चला जाता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना दिन प्रतिदिन में कहीं न कहीं हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि देखते हैं, आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। अगर पानी से भरा टैंक है तो तली हमें ऐसा लगेगा बहुत ऊपर है, तली उठी हुई प्रतीत होती है। तो पहली घटना हो गई, अगर पानी से भरे टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत हो तो किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अभी बताया जाएगा कि किस कैसे होती है, लेकिन यह समझ में आ गया कि अगर किसी पानी भरे टैंक में अथवा ताल में अथवा पोखर में देखा जाए तो उसका जो तली होता है ऐसा लगता है कि बहुत ही नज़दीक है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यह किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार और देखते हैं उदाहरण हमें क्या समझ में आता है। जब कोई मोटा कांच लिया जाए और उसे रख दिया जाए, जैसे एक कांच लिया जाए पारदर्शी और इस पर रख दिया जाए तो इसके जो अक्षर हैं वो उठे हुए प्रतीत होंगे। जब कोई मोटा कांच अथवा स्लैब अथवा सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखी जाए, जैसे ये लिखा हुआ इस पर रखा जाए, तो कांच के स्लैब के ऊपर देखने पर अक्षर उठे हुए, यानी अक्षर क्या होते हैं? उठे हुए। अक्षर बड़े प्रतीत होते हैं तो उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं उसी कारण से होता है, यानी ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी से पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? अर्थात एक कांच का ग्लास लेंगे, उसमें पेंसिल रख देंगे, तो क्या उसे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतरापृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। अर्थात हम जब दूर से देखते हैं तो इसके पेंसिल ऐसा लगता है भले से सीधे रखें, लेकिन वह उसके अंतरपृष्ठ पर कैसा प्रतीत होता है? टेढ़े मेढ़े प्रतीत होते हैं। कौन से? जब हम पेंसिल को देखते हैं, कांच के ग्लास में पानी को भरकर पेंसिल रख के देखेंगे तो हमें पेंसिल का आकार उसका टेढ़ा प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व यानी साइड से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। यानी कि अगर कांच के बर्तन में नींबू को रखा जाए तो वास्तविक साइज से बड़े देखेंगे। यह सब किसी कारण से संभव होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण को समझते जाना है कि यह उदाहरण हो जाएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या होता है, किसके कारण होता है। अब हमें यह पढ़ना है कि यह सभी कैसे होता है। अभी कुछ और देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं। इसके बाद अब पानी के स्थान पर हमें कुछ और कहने के लिए कहा जा रहा है कि और कुछ समझ लीजिए कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी ही रखा जाए तो तली ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तालाब की या पोखर की या कोई टैंक की। अगर हम कांच के गिलास में पानी रखें तो पेंसिल अगर उसमें डाल दें तो वो टेढ़ी प्रतीत होगी। अगर पानी के स्थान पर अन्य द्रव जैसे केरोसिन इसके बाद या तारपीन का तेल का प्रयोग करें तब भी पेंसिल उतनी हुई मुड़ी प्रतीत होगी, यानी कि पेंसिल उतनी मुड़ी हुई हमको दिखेगी। थोड़ा सा अंतर होता है, अभी बताया जाएगा कि वह अंतर किस प्रकार से होता है। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब में प्रतिस्थापित कर दें, अब कांच के स्लैब को प्लास्टिक के स्लैब में प्रतिस्थापित करें तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होते हैं। यानी कि अगर हम कांच का प्रयोग करेंगे तो अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे, यानी ये अक्षर उठे हुए प्रतीत होंगे, यानी बड़े दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभाव का विस्तार अलग अलग होता है। अर्थात अगर हम कांच का एक स्लैब लेते हैं, अगर अक्षर पर रखते हैं तो उसमें जो उठा हुआ अक्षर है, और प्लास्टिक का अगर स्लैब लेते हैं, कोई प्लास्टिक का स्लैब लें और उसमें रखें तो जो उठा हुआ अक्षर है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। यह कि उसमें थोड़ा ज़्यादा उठा यानी थोड़ा बड़ा चित्र दिखाई देगा और इसमें थोड़ा कम चित्र दिखाई देगा। तो यह किसके कारण होता है? अलग अलग माध्यमों के युग्मों के कारण होता है। यानी कि यह निर्भर करता है कि प्रकाश के संचरण की दिशा पर, यानी उसमें प्रकाश, जैसे कि कांच के माध्यम में प्रकाश कितना प्रवेश कर सकता है या प्लास्टिक के माध्यम में प्रकाश कितना प्रवेश कर सकता है, उसके माध्यम से हमें वह चित्र उतना ही उठा हुआ दिखाई देता है। अर्थात यह प्रकाश के संचरण के प्रवेश करने के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश का प्रवेश ज़्यादा करेगा तो अक्षर ज़्यादा उठा हुआ दिखाई देगा, जिस माध्यम में
प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करेगा उसमें अक्षर ज़्यादा उठा हुआ दिखाई देगा, उसमें अपवर्तन ज़्यादा होगा। जिस माध्यम में प्रकाश कम उठा हुआ प्रकाश प्रवेश कम करेगा उसमें अक्षर कम दिखाई देंगे या उससे छोटे दिखाई प्रतीत होंगे। अब इस घटना का विस्तार हम एक चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे जो कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए बनाया गया है। जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर देखिए, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम समझा रहे हैं और नोट्स में किस प्रकार से लिखना है और लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले एक ABCD एक आयताकार कांच का स्लैब लिया गया, ये जो कि ये पूरा कांच है। अब इस पर क्या किया गया, एक प्रकाश डाला गया। तो जैसे एक कांच को अगर रखा जाए तो प्रकाश डाला जाए तो पूरे आयताकार स्लैब में प्रकाश फैल जाएगा। तो एक जगह पर माना गया है कि एक जो पॉइंट है O और दूसरा पॉइंट है O डैश, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है इसका और यहाँ पर। जैसे कि प्रकाश तो पूरे में पड़ेगा, लेकिन पूरे में पड़ा, अगर पूरे में प्रकाश पड़ रहा है तो मान रहे हैं कि प्रकाश किरण जो है वो O एक किनारे, यहाँ पर एक किनारे O पर और यहाँ पर एक किनारे O डैश पर प्रकाश की किरणों का यहाँ पर निगमन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम प्रेक्षण करेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन संभव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदु देखिए O और O डैश, जो कि प्रकाश की किरणों के आपतन बिंदु हैं। इनके द्वारा ही प्रकाश का परिवर्तन संभव होगा। परावर्तन नहीं, परिवर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है प्रकाश में कुछ घटना घटित होगी, अर्थात वह प्रकाश को कम कर सकता है या प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा सकता है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर O पड़ेगी और दूसरे पर O डैश पर प्रकाश की किरणें पड़ने वाली हैं। O जब पड़ती हैं दोनों पारदर्शी माध्यम में, तो अगर O पर पड़ती हैं तो यह पारदर्शी माध्यम आपतन बिंदु O पर AB पर पड़ती हैं और CD के O डैश बिंदु पर पड़ती हैं, जो कि O पर अभिलंब एक खींचा गया है जिसका नाम N डैश रखा गया है। O डैश पर एक अभिलंब खींचा गया जिसे लंबवत कहा जाता है, उसे M डैश कहा गया है। इसी के माध्यम से हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से और भी यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद बिंदु O पर जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, देखिए प्रकाश अब इस कांच में प्रवेश कर रहा है, तो कांच अगर है यहाँ पर प्रकाश इस कांच में प्रवेश करता है O के द्वारा, तो थोड़ा यह झुका हुआ प्रतीत होता है। अर्थात देखिए प्रकाश किस माध्यम में जा रहा है, ये देखिए प्रकाश, कहा गया कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सरल रेखा में गमन करती हैं। तो अगर पटरी रख करके इन प्रकाश की किरणों को देखा जाए तो इनको कहाँ आना चाहिए, ये देखिए डैश डैश में बताया जा रहा है, इनको एकदम सीधा यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन देखते क्या हैं कि जैसे ही प्रकाश डाला जाता है यहाँ पर पड़ता है, जब जैसे ही यह इसके अंदर प्रवेश करते हैं ये झुके हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ से ये झुके हुए प्रतीत यहाँ तक हुए हैं, यानी प्रकाश की किरणों को देखिए, ये देखिए पहले ये देखिए प्रकाश की किरणें सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं। सबसे पहले इसको याद रखिए। तो हमने कहा कि प्रकाश की किरणें अगर इस प्रकार से गमन कर रही हैं तो इनको सीधा इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही यह कांच के माध्यम में पड़ते हैं या बिंदु O पर पड़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर झुक जाते हैं या झुक जाते हैं। तो यहाँ तक या जहाँ तक कांच है वहाँ तक झुका हुआ दिखाया गया है। और जैसे ही यह कांच के बाहर आते हैं, फिर से देखिए ये इधर की ओर जा रहे हैं, अर्थात इधर की ओर चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये दूर जा रहे हैं। ये देखिए अविलंब है, अविलंब से दूर जा रहे हैं। ये अविलंब है, अविलंब की ओर देखिए झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो पहले बस इन्हीं रेखाओं को समझना है कि इस रेखाओं में क्या कहा जा रहा है। इसी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कांच के स्लैब को अगर किसी चित्र पर रखा जाए तो जो अक्षर है वो उठा हुआ दिखाई देता है। अगर किसी टैंक में तली को देखा जाए, जल भरे टैंक में तली को देखा जाए तो तली उठी हुई प्रतीत होती है। तो इसी के माध्यम से हमें समझना है। कहाँ बताया गया कि एक आयताकार स्लैब है ABCD, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो ये देखिए प्रकाश की किरणों को बनाया गया और बताया गया कि यहाँ तक तो सीधा है, और बता रहे हैं कि यहाँ तक सीधा जाना चाहिए। लेकिन देखते क्या है कि प्रकाश की किरणें जैसे ही ये कांच के माध्यम में आती हैं इधर झुक जाती हैं, और जैसे ही कांच के बाहर निकलती हैं फिर सीधा होने का प्रयास करने लगती हैं, अर्थात ये दूर जाती हैं।
तो ये देखिए, ये एक अभिलंब है और अभिलंब की ओर ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, झुक रही हैं। इसके बाद यहाँ अभिलंब है, ये देखिए ये अभिलंब है और अभिलंब से ये दूर जा रहे हैं। इन्हीं घटना को हमें समझना है। तो यहाँ पर दो माध्यम की बात होती है, एक माध्यम होता है सरल और सघन और एक माध्यम होता है विरल। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें जानकारी करनी पड़ेगी कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो आइए पहले जानकारी करें कि सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम, इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सघन माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि एक माध्यम से प्रकाश की किरणें कैसे दूसरे माध्यम में जाती है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल को व्यक्त करते हैं c से और c बराबर होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल। तो हमें प्रकाश के लिए पढ़ना है तो प्रकाश की चाल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो भी माध्यम है वो प्रकाश की चाल के माध्यम से ही परिभाषित किया जाएगा। देखिए इसमें लिखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे लिखा है वैसे समझना भी है। सघन माध्यम नाम है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। जहाँ पर प्रकाश की चाल कम हो जाएगी वहाँ पर कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। जैसे कांच, जल आदि, और भी बहुत से उदाहरण हैं। तारपीन, तेल वगैरह, ये सभी क्या हैं, लिक्विड जितने भी द्रव हैं वो सभी क्या हैं, इनमें अगर प्रकाश की किरणों को, जैसे कि अगर हम किसी अंधेरे में कमरे में जाएं और वहां पर प्रकाश डालें तो अगर वस्तुएं कुछ नहीं हैं तो प्रकाश हमें तुरंत, जो भी वस्तु अगर सामने देखना वह तुरंत दिखाई देगी। अगर कोई कांच होता या जैसे किसी टैंक में अगर कोई एक सिक्का गिर जाए और उसे हमें अंधेरे में देखना हो तो क्या करेंगे, अंधेरे में एक सिक्का गिर जाता है टैंक में, पानी से भरे टैंक में, तो हम देखेंगे, जैसे कि पहले बनाना पड़ेगा, बिना परीक्षण के समझ में नहीं आएगा। ये देखिए पानी भरा एक टैंक है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पर एक सिक्का गिर गया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश को डालेंगे, यानी कि कोई टॉर्च लेंगे और प्रकाश को जब आपतित कराएंगे तो तुरंत नहीं दिखेगा। क्या करेंगे, प्रकाश को यहाँ पर आपतित कराकर यहाँ से हम देखेंगे थोड़ा सा साइड होकर के, तब हमें सिक्का दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत सिक्का दिखाई देगा, थोड़ी देर में सिक्का दिखाई देगा। इतना देर में भी नहीं, मतलब कुछ समय लगेगा। खाली टैंक, जैसे एक खाली टैंक है, अगर यहाँ पर एक सिक्का गिर जाए तो हम प्रकाश डालेंगे तुरंत दिखाई देगा। लेकिन अगर जल है, अगर जल है और सिक्का गिर जाए, इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा समय लेगा इससे। तो ये क्या करता है, प्रकाश की चाल को रोक देता है। इसमें प्रकाश की चाल तीव्र रहती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाए या रोक दे वह कैसा माध्यम हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कांच, जल या कोई द्रव भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पढ़ेंगे विरल माध्यम। तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग विरल माध्यम। और विरल माध्यम का मतलब होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, विरल माध्यम कहलाता है। अधिक होने का मतलब जैसे कि बताया गया कि अगर खाली टैंक होता, अगर प्रकाश डाला जाता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर हम देखते कि सिक्का इससे समय कम लेता देखने में। तो जैसे वायु या निर्वात,
निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं जा सकती है इत्यादि। तो जहाँ पर वायु रहे वहाँ पर, जहाँ पर निर्वात रहे या वायु न रहे वहाँ पर। तो हमें एक जानकारी प्राप्त करनी थी, सघन माध्यम क्या होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वह कहलाता है विरल माध्यम। यानी जहाँ पर प्रकाश अगर आपतित कराया जाए, बीच में कोई रुकावट नहीं हो, प्रकाश आराम से चला जाता रहे सीधा, तो वह प्रकाश की चाल वहाँ पर अधिक होती है, तो वह विरल माध्यम होता है। अब आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चित्र को समझ ही चुके हैं। अब चित्र को समझने के बाद यहाँ पर इसमें लिखना क्या है यह लिखेंगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित कराते हैं या आपतित करते हैं तो कुछ प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से हम समझिए क्या लिखे हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी एक क्या है, इसी चित्र को बना लीजिए। देखिए ये क्या है, ये एक ABCD एक कैसा माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है। अगर प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं तो कुछ प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाए, पहले एक माध्यम है, और ये देखिए कांच के अंदर प्रवेश कर गई तो ये दूसरा माध्यम है, और फिर बाहर निकल कर आई हैं। ये देखिए वायु, यहाँ पर इसके ऊपर क्या है वायु, नीचे क्या है कांच। तो जहाँ पर वायु रहती है वो कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम। तो ये ऊपर का माध्यम पूरा क्या है, वायु जहाँ तक है वहाँ पर विरल माध्यम है, और ये कांच में आ रहा है तो कांच किस में आता है, सघन माध्यम। तो इसका मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। तो इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं या प्रतीत होती हैं जाती हुई, तो कुछ किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम बनाएंगे और इसके बाद इसमें लिखेंगे कि माना ABCD एक आयताकार स्लैब है। माना, चित्र को बनाने के बाद माना ABCD एक आयताकार स्लैब है। देखिए ABCD एक आयताकार स्लैब है, और O डैश यहाँ पर पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले दो पृष्ठ हैं। तो लिखेंगे बिंदु E से, देखिए E से प्रकाश की किरणें आपतित कराई जा रही है ना, किरण बिंदु या बिंदु EF से, देखिए EF से प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणें आपतित होने पर, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ आपतित हुई तो ये O और O डैश माध्यम में क्या हुई, परिवर्तित हो गई ना। जैसे यहाँ पर आई तो O तथा O डैश में परिवर्तित हो जाती हैं।
हमने क्या कहा है कि माना ABCD एक आयताकार स्लैब है। ये देखिए माना ABCD एक आयताकार स्लैब है। EF इसके बिंदु से प्रकाश की किरणें आपतित कराई गई हैं और जैसे ही आपतित कराते हैं OO डैश पर ये परिवर्तित होती हैं, जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाती हैं। अब देखिए O पर एक अभिलंब N डैश है और O डैश पर एक अभिलंब M डैश लिया गया। लिखेंगे O पर अभिलंब N डैश तथा O डैश पर अभिलंब M डैश खींचते हैं। अभिलंब खींचा जाता है, अभिलंब खींचते हैं। और इसके बाद क्या करना है देखेंगे, O डैश O पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देखिए अभिलंब की ओर झुकी हुई बता ही दिया गया था, किरणें सीधी जाती चाहिए लेकिन ये झुक जाती हैं, तो झुकने से ही चित्र हमें ऊपर अंतरपृष्ठ उठा हुआ दिखाई देता है। तो लिखेंगे O पर परिवर्तित किरणें, दो किरणें परिवर्तित हुई हैं, एक O पर एक O डैश पर। O पर परिवर्तित किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तथा O डैश पर जो पड़ रही हैं वो अभिलंब से बाहर की ओर यानी दूर जाती है प्रतीत होती हैं तथा O डैश पर परिवर्तित जो किरणें हैं उन्हें अपवर्तन कहा जाएगा। O डैश पर परिवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हो जाती हैं। बस यही इतनी घटना प्रकाश के अपवर्तन में हमें पढ़नी पड़ती है। तो देखेंगे अब हमें एक चीज़ यह समझना है कि अभिलंब की ओर O पर परिवर्तित किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। कैसे झुकती हैं ये घटना पूरा लिख लिया गया तथा O डैश पर परिवर्तित किरणें अभिलंब से दूर कैसे हो जाती हैं। हमें ये बताना है कि अभिलंब की ओर कैसे झुक गई। तो हमने कहा कि हमारे पास एक कांच का माध्यम है और इस माध्यम में जब प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाएगा तो हमारे पास दो माध्यम है। अगर यह ऊपर वायु है तो विरल माध्यम है और नीचे ये पूरा कांच है तो ये पूरे कांच से ही है, तो ये पूरा कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो देखेंगे कैसे यह, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, हमने कहा कि प्रकाश की किरणों को एकदम सीधा जाना चाहिए नियम के अनुसार और यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं, इसका नाम क्या है, O है। अब चलिए हमारी प्रेक्षण की शुरुआत होती है। यहाँ पर EF है, इसके बीच में देखिए एक प्रकाश किरण EF है जो आपतन बिंदु O पर आपतित हो रही है, इसके बाद अभिलंब खींचा गया है। अब हमें ये बताना है कि ये प्रकाश की किरणें कैसे सीधे न जाकर इधर की ओर झुक गई हैं, कैसे सीधे न जाकर के इधर की ओर झुक गई। अभिलंब का नाम N डैश है, रख देते हैं N डैश है। और उसके बाद देखिए क्या बताया गया था, अभिलंब तथा आपतन के बीच एक कोण बनता है आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण जिसे R1 से व्यक्त किया गया है, आपतन कोण I2 तथा अपवर्तन कोण जिसे व्यक्त किया गया है R2 से। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यह प्राप्त करना है कि कैसे ये अभिलंब की ओर झुक गए। जैसे कि हम जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है यानी सीधा निकल जाती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। देखिए एक समान चाल से चलेगा तो सीधा रहेगा, लेकिन जैसे ही कम होगा प्रकाश की चाल कम होगी तो यह अभिलंब की ओर झुकने का प्रयास करेगी और जैसे ही फिर इसकी चाल वायु के माध्यम में आएगा इसकी चाल अधिक हो जाएगी तो फिर से ये बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर अभिलंब डाला गया जिसका नाम O डैश रखा गया और यहाँ का अभिलंब M डैश रखा गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक माध्यम देखना है, यह कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश की चाल इसमें
कम प्रवेश करेगी। किसके माध्यम की अपेक्षा? विरल माध्यम की अपेक्षा, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जल या कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। तो जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होगी वहाँ पर यह झुका हुआ प्रतीत होगा। और देखिए जहाँ तक कांच है यहाँ पर झुका हुआ प्रतीत दिखाया गया है, और जैसे ही यह वायु में प्रवेश करता है, बाहर वायु है, जैसे ही वायु में प्रवेश करता है वैसे यहाँ पर प्रकाश की किरणें फिर बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात फिर से अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर बाहर की ओर हैं, प्रकाश की किरणें ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब है अभिलंब से दूर हट रही हैं, और ये प्रकाश की किरणों को कम कर रहा है, इसका अर्थात इसका मतलब है कि यह अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। तो यही दो घटना होती है कि अभिलंब की ओर कब झुक जाती हैं प्रकाश की किरणें, तो हम कहेंगे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। और कब अभिलंब से दूर हट जाती हैं, तो कहेंगे जब सघन माध्यम से, ये कैसा माध्यम है, बाहर आ गए फिर विरल आ गया, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो यही इतनी घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की। अब इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का नियम देख लेते हैं। इसके दो नियम होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें क्या होता है, हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये परावर्तन नहीं अपवर्तन होना चाहिए। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। हमने देखा फिगर के माध्यम से, यहाँ से प्रकाश की किरणें हैं तो आपतित किरण है, ये दूसरे माध्यम में है अपवर्तित, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपवर्तित किरण है। ये देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये सभी क्या है, माध्यम के एक ही तल में हैं, यानी एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपतित किरणें हैं तो कहीं दूसरी जगह पर अपवर्तित किरणें मिलती हैं, ये सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हम मैथ में पढ़ते थे साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा को कहा जाता है ज्या, कॉस थीटा को कहा जाता है कोज्या। तो साइन थीटा को हिंदी में क्या कहेंगे, ज्या। आपतन कोण की ज्या, जिसे आपतन कोण की ज्या, देखिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर होता है जिसे स्थिरांक बोलते हैं। तो देखिए आपतन कोण की ज्या यहाँ पर स्थिर लिख देते हैं या स्थिरांक लिख देते हैं। आपतन कोण की ज्या, तो ज्या को व्यक्त करते हैं साइन से और आपतन को व्यक्त करते हैं आई से, साइन आई बन गया, यहाँ देखेंगे। और इसके बाद यहाँ देखेंगे अपवर्तन को व्यक्त करते हैं आर से और ज्या को व्यक्त करते हैं साइन से, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, यानी साइन आई अपान साइन आर यहाँ इज इक्वल टू स्थिरांक। यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम में आता है, जिसे स्नेल का नियम या स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम समझ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जिसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया। कांच के आयताकार स्लैब के अपवर्तन में हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद आगे की नेक्स्ट हेडिंग होगी अपवर्तनांक। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।